Good morning, students. Here is the seventh video of this chapter, chapter number 1, Challenges of Nation Building. In this video, we will study about the last topic, the reorganization of states. Let's start our topic. Reorganization of states. बेटा रीऑर्गेनाइज करने का मतलब यहाँ पर किससे है? आपका जो इंडिया या जो एक नेशन हमारे पास आ गया है, उस नेशन की इंटरनल इमेज कैसी होगी, यानी कि इंटरनली कितने स्टेट्स, कितनी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को किस बेसिस पर बनाया जाएगा, उसके पीछे क्या कारण होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कैसे फाइनल किया, कैसे डिसीजंस लिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी कि हम कौन कौन से प्रोसेसेस से होकर गुजरे, क्या क्या लोगों को स्टेप्स उठाने पड़े, किस तरीके से लोगों ने अपनी बात इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से मनवा ली और किस तरीके से कुछ चीज़ों के लिए इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको किन सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ा इस डिसीजन को लेने के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, द प्रोसेस ऑफ nation building did not come to an end with the partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries, क्योंकि एक्सटर्नल बाउंड्रीज तो हमने बना ली, पाकिस्तान को अलग कर दिया, ज़्यादातर हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर दिया, अब प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया का पार्ट है। अब चैलेंज है कि इंटरनली कैसे हम लोग स्टेट्स बनाएंगे। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एक बड़े लैंड को कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम ठीक से कर सके, सिर्फ इसलिए। पर यहाँ पर ये जो डिवीज़न बनाना है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ये इससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जिस डाइवर्सिटी की बात करते हैं उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, उस यूनिटी को मेंटेन करना हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऐसे किस बेसिस पर उन यूनिट्स को तैयार करें जिस बेसिस पर हमारा डिवीज़न भी हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े, कुछ भी ऐसा। द बाउंड्रीज had to be drawn in a way so that the linguistic and the cultural polarity of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। यानी कि हमारा जो कल्चरल डिवीजन है या जो कल्चरल पोलैरिटी है, जो डिफरेंस ऑफ द कल्चर या फिर डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर और लैंग्वेज जो हमें देखने को मिलती है वो भी बनी रहे, वो भी नेगेटिव तरीके से या फिर वो अफेक्ट भी ना हो, और देश की जो यूनिटी है वो भी मेंटेन रहे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। During the colonial rule, the state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। बेटा देखो, ड्यूरिंग जो पहले हम लोगों ने इंटरनल जो डिवीज़न किया हुआ था आज़ादी से पहले, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ज़्यादा डिवीज़न नहीं हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जिस साइज़ को आप देखते हैं इंडिया का, उस लैंड के अंदर हमारे पास ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स रहे, तो प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं छेड़ा। जो बाकी रीजन्स बचे जिनको हम प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं, उन प्रोविंसेस को ज़रूर डिवाइड किया गया और उसके लिए कोई कल्चर या लैंग्वेज को सेंटर में नहीं रखा, बस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान दिया और उस बेसिस पर उसे डिवाइड कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा कीन होकर डिसीजन नहीं लिया कि हम कोई ऐसा डिवीज़न करें जिसमें हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी दिखे या जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो भी दिखाई दे, ऐसा नहीं था। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of the states। यानी कि पहले डिसाइड कर लिया गया कि भाषा के आधार पर हम लोग स्टेट्स को बनाएंगे और इस डिसीजन को फाइनल किया गया नागपुर के सेशन में 1920 के अंदर। The principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself। Many provisional Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative division of the
ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के डिवीज़न को ध्यान में ना रखते हुए एक नया तरीका बनाया गया, जिसमें अलग अलग लेवल पर, अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग जोन्स के ऊपर हमारे स्टेट्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है उसका डिसीजन फाइनल किया गया। नेक्स्ट है, थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. Our leaders felt that the carving out of states on the basis of language might lead to the disruption and the disintegration. क्योंकि बेटा देखो, आज़ादी से इतने साल पहले जब 1920 में हमने ये डिसीजन लिया, तब हमें ये नहीं पता था कि भैया 1930 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग ज़्यादा प्रवोक करेगी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर लेगी, तब तक इतना नहीं था। और आज़ादी के टाइम पीरियड पे हमें इतना ये भी हमने नहीं सोचा कि हमें पार्टीशन फेस करने को मिलेगा, और पार्टीशन इतना ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स को लॉस करने वाला, इतना ज़्यादा ब्लडी रहेगा, वो हमें नहीं पता था। ठीक है, तो अब हमें उस डिसीजन के ऊपर दोबारा सोचना पड़ा कि भाई हम लोग भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाएं या न बनाएं, या फिर कोई अलग तरीका सोचे। ये हमें एक डिसीजन लेना था, या फिर हमारे जो डिसीजन हम पहले ले चुके हैं उसके ऊपर हमें उसको रिकंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। The central leadership decided to postpone the matter. The need for the postponement was also felt because the fate of the princely state had not been decided. Also the memory of the partition was still fresh. यानी कि हमें ये था कि भैया अभी तो हमने पार्टीशन देखा है, उसमें ही लाखों हज़ारों लोग मर गए, ठीक है, उसी के अंदर इतनी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। तो अब हमें ये था कि अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बना दें और अपनी लैंग्वेज के लोगों को ढूंढते हुए लोग इंटरनली माइग्रेट होना शुरू कर दिए, और उसमें भी कुछ ऐसा ही वॉयलेंस या इतना ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिला, तो हम वो सब सिचुएशन कैसे संभालेंगे? तो एक टेंशन थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप was challenged by the local leaders of the people. Protests began in Telugu speaking areas of the old Maharashtra province, which included present day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, केरला एंड कर्नाटका, क्योंकि जब उनको लगा कि भाषा के आधार पर बना रहे हैं और कहीं हिंदी को डोमिनेट ना करना शुरू कर दे, तो ये मुद्दा भी हमारे पास आ गया। एंड विशाल आंध्रा मूवमेंट, प्लीज बेटा इसे इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखें, द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज अ मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्रा और द आंध्र प्रदेश demanded the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province which they were apart and be made into the separate Andhra province. यानी कि उनको ये था कि भैया हमें आंध्रा से अलग रखो और हम लोग जो मद्रासी जो मतलब हमें मद्रास प्रोविंस से अलग रहना है, ताकि हमारी जो भाषा है हम उसके लिए अलग स्टेट बना सके। तो इस मुद्दे को उठाया गया, और इस मुद्दे को ज़्यादा प्रोमिनेंटली तब देखा गया जब एक लीडर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। द मूवमेंट गैदर मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो वेकिलेशन है, या फिर हम कहें इस पूरे के पूरे सिचुएशन को अंडरटेक कर लिया गया बाय पोट्टी श्रीमालू, अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधी, यानी कि गांधी जी के बहुत कट्टर सपोर्टी और कांग्रेस के लीडर रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जब उनकी बातें नहीं मानी गई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। वेंट ऑन अ इनडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज, यानी उनकी बातों को कंसीडर नहीं किया गया, लाइटली लिया गया, और उसी हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ हो गई। अब कोई नेता उनके लिए जो भूख हड़ताल पर बैठा है और उस भूख हड़ताल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऑब्वियसली लोग तो भड़क ही जाएंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो गया। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन द आंध्र रीजन। People in large numbers took to the street and many were injured or lost their lives in the police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in the protest, यानी कि पोटी श्रीमालू को सपोर्ट करते हुए कई लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी और कांग्रेस को साथ देना मना कर दिया। और इन दी एंड उस टाइम पीरियड पे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उनको आंध्र की जो डिमांड है उसे मानना पड़ा, और दिसंबर 1952 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1952 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बनाया गया। 1953 के अंदर एक आंध्र प्रदे
इसके बाद इसी मुद्दे से इंस्पिरेशन लेते हुए और भी स्टेट्स खड़े हो गए या और भी प्रोविंसेस खड़े हो गए, जैसे कि हम लोग आगे देख रहे हैं आपके जो द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टप्टेड का मतलब होता है प्रोवोक, लिख लीजिए प्लीज, प्रोवोकिंग, provoke the struggle for making of other states on the linguistic lines in order the parts of the country, यानी कि इंडिया के ही इंटरनली भाषा के आधार पर और ज़्यादा स्टेट्स बनाने के लिए डिमांड शुरू होने लगी या बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद है दी स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 to look into the questions of the redrawing of boundaries of states. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of the different language, यानी कि कुछ ऐसा फाइनल किया गया कि हमारी जो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज बन रही हैं वो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट जो 1956 के अंदर रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, 53 में कमीशन सेटअप हुआ, 56 के अंदर रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के बाद ये फाइनल हुआ कि हमारे पास 14 स्टेट्स, 14 इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि 14 राज्य, इंडिया के अंदर ही 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाना फाइनल किया गया। ये फैक्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना है। One of the most important concern in the early years was the demand of the separate state would endanger the unity of the country। जैसे कि शुरुआत में जो सवाल हमारे सामने था कि भैया क्या हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं देगा, क्या ये हमें किसी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस में तो लाके खड़ा नहीं कर देगा, कहीं हम जो रिलीजन के नाम पर जो हमने अभी दंगे देखे हैं पार्टीशन में, कहीं लैंग्वेज के नाम पर तो ऐसे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टेट स्टार्ट तो नहीं हो जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें ये रिस्क लेना पड़ा और इस रिस्क के अंदर हम सक्सेसफुल रहे। बट येस, इस डिवीजन को करते समय बहुत सारी स्टेट्स को या स्टेट्स के अंदर हमें लैंग्वेजेस को कंसीडर करना पड़ा और बहुत ध्यान से और सोच समझ कर बहुत ज़्यादा फार साइटेड होकर डिसीजन लिया गया। It was hoped that we accept the regional linguistic claims of all the regions, the threat of the division separatism would be reduced, कुछ हद तक कम किया जा सका, and besides the accommodation of the regional demands and the formation of linguistic states were also seen as the more democratic, क्योंकि उनको लगा कि यार अगर और कोई तरीका निकालते हैं भाषा धर्म जाति के आधार पर तो वो तो डिवीजन है, वो तो आप ओपनली कह रहे हो कि तुम मूवमेंट्स करो, बट भाषा एक ऐसा तरीका रहा जिसके बेसिस पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल लिया, डिवीजन भी हो गए और कोई दंगे फसाद या कुछ ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मूवमेंट्स भी देखने को नहीं मिली। इसके बाद है नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। आज़ादी से बेटा हम लोग 75 ईयर से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं और 70 ईयर्स की इस पूरी जर्नी में हमें कई सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स के ऊपर भी, बट स्टिल हमने उसे ओवरकम किया है। वी कैन से दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स change the nature of the democratic politics and leadership in some basic ways। कुछ हद तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता ही है, क्योंकि पहले क्या था, आज़ादी से पहले या फिर शुरुआती दौर में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पीरियड में हमें यह था कि इंग्लिश डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, पॉलिसी बनाने में भी, या जो इंग्लिश स्पीकिंग जो एलीट क्लास थी उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता था। धीरे धीरे करके वो जो डोमिनेंस था वो कम होना शुरू हुआ, क्योंकि आपने जब बाकी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस ले जाते हैं। तो उस इम्पोर्टेंस की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास के पास जो एक सेंट्रलाइज पावर थी और बाकी लैंग्वेजेस को एक्सक्लूड किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, वो एक्सक्लूजन धीरे धीरे करके कम हो गया और ख़त्म हो गया। एंड the linguistic reorganization also gave some uniform basis for drawing the state boundaries. It did not led to disintegration of the country as many had feared earlier, यानी कि जो पहले डर था वो डर भी खत्म हो गया, भी और आगे डिवीजन हो जाएगा,
बल्कि अपोजिट हुआ, उसने इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और यूनिफाई किया। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट underline the acceptance of the principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of election. The choice was large than that. It was the choice in favor of reorganizing and accepting the existence of the differences which could at times optional. Democracy, in other words, was associated with the polarity of ideas and ways of life. बेटा ये जो पूरा पैराग्राफ है ये एक तरीके से नेक्स्ट टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन है, इसे हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। हम लोग जब बेटा बात कर रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर के शुरुआत में कुछ चैलेंजेस हमने पढ़े। सबसे पहला हमने चैलेंज पढ़ा नेशन को शेप करने का, उसको सेटअप करने का। तो अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि हमने ये स्वीकार किया, हमने ये मान लिया कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया गया जब भाषा के आधार पर हमने इंडियन स्टेट्स को बनाया। व्हेन वी से इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, तो जब हम लोग कहते हैं कि भारत ने डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है, तो सिर्फ कह देना और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना काफ़ी नहीं है। हमें उस डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में हमें दिखाना है। और उसके लिए एंड नॉट डज इट मियरली मीन दैट कि मतलब सिर्फ डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ इलेक्शंस करा दो डेमोक्रेसी हो जाएगी, ये इससे कहीं ज़्यादा है। द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट. It was a choice in favor of reorganizing and accepting the existence of differences which could be at time be like जो हम लोग ये बात करते हैं कि भैया देखो कुछ हद तक हमारे पास डिसीजन लेने का एक प्रोसेस के अंदर हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें जो ऑपोजिशन जो एक बेसिकली ये कह सकते हो कि आपके आइडिया से जो अपोजिट आइडिया आ रहा है हमें उसे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं उस डिफरेंसेस इन द डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेमोक्रेसी का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो वॉज एसोसिएटेड विद द पोलैरिटी ऑफ आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड द वेज ऑफ लाइफ। मच ऑफ द पॉलिसीज इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और आगे जितने भी डिसीजंस लिए गए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारे के सारे इस डेमोक्रेटिकल आइडिया के साथ ही लिए गए, जो कि लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो बेटा इसके साथ हम लोग ये चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।